क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे समृद्ध युग तलवारों से नहीं, ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति से बना था? एक ऐसा युग जहां साहित्य की गूंज, विज्ञान की खोज और कला की चमक पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी। आज हम जानेंगे गुप्त वंश की वो अद्भुत कहानी जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं। स्वागत है आपका मिस्टिक इंडिया फैक्ट्स में। चलिए चलते हैं तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी के उस स्वर्णिम काल में। तीसरी शताब्दी के अंत में भारत छोटे छोटे राजाओं में बंटा हुआ था, लेकिन गंगा के मैदानों से एक नया शासक उभरता है, चंद्रगुप्त प्रथम। उनके राज्याभिषेक के साथ ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। करीब 320 ईस्वी में उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, जिससे राजनीतिक ताकत और क्षेत्रीय विस्तार दोनों ही मिला। और यहीं से शुरू होता है भारत का एक नया इतिहास। चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनका साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला। इलाहाबाद स्तंभ पर खुदे उनके विजयों के विवरण आज भी हमारे लिए इतिहास की खिड़की है। लेकिन केवल युद्ध ही नहीं, वे वीणा वादक भी थे और सिक्कों पर उनका वीणा बजाते चित्र मिलता है। सम्राट और संगीतकार, योद्धा और कवि, भारत को एक बहुआयामी राजा मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद आए उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। उनके शासनकाल में भारत ने सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और व्यापारिक दृष्टि से नई ऊंचाइयां छुईं। उनके दरबार में थे नवरत्न, कालिदास जैसे महान कवि, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री और अमर सिंह जैसे विद्वान। उन्होंने शकों को हराकर पश्चिम भारत को अपने अधीन किया और उज्जैन को राजधानी बनाया। यह समय गुप्त वंश का शिखर काल माना जाता है। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के उस पक्ष की जिसने इसे स्वर्ण युग बनाया, ज्ञान और संस्कृति। साहित्य, कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम। संस्कृत को राजभाषा बनाया गया। कला और स्थापत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं गुप्त काल की देन है। इन गुफाओं की चित्रकला आज भी विश्व धरोहर मानी जाती है। विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, ग्रहों की गति बताई और आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा। वराहमिहिर ने बृहद संहिता में मौसम, ज्योतिष और भूगर्भ विज्ञान की बातें कही। शिक्षा और विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ इसी युग में हुआ, जहां भारत ही नहीं, चीन, कोरिया और तिब्बत के छात्र भी पढ़ने आते थे। गुप्त शासकों ने स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाया। ग्राम, नगर और प्रांत सभी स्तरों पर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कानून और न्याय प्रणाली भी सुव्यवस्थित थी। धर्म की स्वतंत्रता थी। हिंदू, बौद्ध, जैन सभी को सम्मान मिलता था। महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और समाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। व्यापार और उद्योग फले फूले। रेशम मार्ग, समुद्री व्यापार, सिक्का प्रणाली सब उन्नत थी। लेकिन कोई भी साम्राज्य सदा के लिए नहीं रहता। गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू होता है हूणों के आक्रमण से, कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण और आंतरिक विद्रोहों से। छठी शताब्दी तक साम्राज्य कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुका था, लेकिन जो विरासत बची वह अमर हो गई। गुप्त वंश की सबसे बड़ी देन थी विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की प्रतिष्ठा और एक समरस समाज। ये वह समय था जब भारत विश्व गुरु कहलाता था। आज हम जिस भारत के दर्शन करते हैं उसका आधार कहीं ना कहीं गुप्त वंश की नींव में है। यही कारण है कि इसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य हमें सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान में होती है। तलवारें तो युद्ध जीतती हैं, पर विचार इतिहास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा, वीडियो को लाइक करें, मिस्टिक इंडिया फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
आपको सबसे प्रभावशाली बात कौन सी लगी?